हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। तो चलिए ज़्यादा वक्त को ज़ाया नहीं करते हुए हम अपने कार्य को प्रगति पर ले जाते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा कि अवतल दर्पण से अलग अलग दूरियों पर वस्तु को रखें तो उसके प्रतिबिंब किस आकार के बनेंगे और किस साइज के बनेंगे। तो देखिएगा इसमें कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अवतल दर्पण से किसी वस्तु को अलग अलग दूरियों पर रखने से प्रतिबिंबों का आकार व उनके प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, उसका साइज क्या होगा प्रतिबिंब का और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी। तो हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि हम मान लेते हैं दर्पण के पास जैसे जैसे हम खुद ही जाते हैं तो हमारी जो इमेज है वो बड़ी होती जाती है। इसी प्रकार वस्तु को जैसे जैसे हम दर्पण के पास में लाते जाएंगे तो जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो क्या होता जाएगा, उसका आकार बड़ा होता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि प्रतिबिंब उल्टा बनता बनता एक लिमिट को क्रॉस कर देंगे तो वो सीधा बनना शुरू हो जाएगा। तो देखिएगा इसमें कि ये जो प्रतिबिंब है, मान लेते हैं कि ये हमने ले लिया यहां पे एक दर्पण और इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। हम अवतल दर्पण की ही बात कर रहे हैं। ये यहां से यहां तक ये मान लेते हैं कि ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो यहां पे ये बिंदु मान लो P है, ये अनंत है, ये अनंत मान लेते हैं, ये अनंत है। और यहां पे मान लो हमने पहले वस्तु को रखा कहां पे, अनंत पे रखा। ये वस्तु हमने कहां पे रखी, एक नंबर सिचुएशन पे मान लो अनंत पे रखी। अब हम क्या करते हैं कि वस्तु को थोड़ा और आगे रखते हैं, यहां पे रखते हैं वस्तु को थोड़ा किधर की ओर खिसका रहे हैं हम वस्तु को खिसका रहे हैं दर्पण की ओर। तो इसमें देखिए कि 2 नंबर सिचुएशन पे हमने वस्तु को रखा अनंत और C के बीच में, या हम इसको कह सकते हैं कि C से परे, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। और तीसरी सिचुएशन में हमने वस्तु को रखा यहां पे, ये स्थिति है। तो 3 नंबर पे ये वस्तु जो है C के ऊपर आ गई। मान लो ये C पॉइंट है, यहां पे ये वस्तु आ गई और ये कहां पे है, C और अनंत, या हम ये इधर से ले पॉइंट होगा तो अनंत और C के बीच में। नेक्स्ट हम वस्तु को रखेंगे यहां पे 4 नंबर पे। ये वस्तु रखी गई है C और F के बीच में। और अब हम वस्तु को रखेंगे कहां पे, यहां पे। और ये 5 नंबर पे वस्तु जो रखी गई है वो बिल्कुल मान लेते हैं F के ऊपर। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमने वस्तु को रख दिया कहां पे, 6 नंबर स्थिति में F और P के, ये P पॉइंट है इसके बीच में, ये 6 नंबर स्थिति है। तो इस प्रकार से हमने ये वस्तु एक ही, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए, समझने के लिए वस्तु को एक ही चित्र में दर्शाया कि वस्तु को पहले यहां रखेंगे अनंत पे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। अगर हमने C से परे, या इसको ऐसे बोलूं कि अनंत और C के बीच में रखा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। या वस्तु को हमने C के ऊपर रखा
तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में रखा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, और अगर एफ पर रखा तो प्रतिबिंब कहां रखा बनेगा, सॉरी, और अगर एफ और पी के बीच में रखा हमने वस्तु को या बिंब को तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो आइए हम देखते हैं कि हमने यहां रखा तो प्रतिबिंब बनेगा, एक नंबर सिचुएशन जो है उसका मतलब यहां प्रतिबिंब, मैं यहां पे लिखूंगा कि एक नंबर पे प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो एक नंबर जो रखा है तो प्रतिबिंब बनेगा एफ पर, ध्यान रखना, ठीक है। और हमने एफ पर रखा है, यहां पे रखा है, तो आपको 5 नंबर वाला जो प्रतिबिंब है वो अनंत पे दिखाई देगा, इस चीज का ध्यान रखना। ये एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, वाइस वर्सा है। अब नेक्स्ट, अगर हमने वस्तु को रख दिया सी पे तो प्रतिबिंब भी आपको सी पर ही मिलेगा, ये पॉइंट आपका तीसरा, ठीक है। अगर बिंब आपने रख दिया कहां पे, अनंत और सी के बीच में, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 2 नंबर को मैं लिखूंगा कि वस्तु को हमने कहां रखा, हमने वस्तु को रख दिया अनंत और ये बीच बोलेंगे इसको, सी के बीच में हमने वस्तु को कहां रख दिया, अनंत और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा कहां पे, ये बनेगा और सी और एफ के बीच में, सॉरी यहां पे मेरे को लिखना था कि ये बनेगा सी और एफ के बीच में। अब प्रतिबिंब चौथी सिचुएशन में कहां बनेगा, जब वस्तु सी और एफ के बीच में रखी है, तो इसमें देखिएगा कि सी और एफ के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और सी के बीच में या सी से परे, ये चौथी नंबर बात है। ये बीच, ये बोलना आपको सुविधा रहेगा, इस चीज को आप बीच में बोले, ठीक है। अब हमने प्रतिबिंब को रख दिया एफ और पी 6 सिचुएशन में, तो ये प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के जस्ट पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, ये ध्यान रखना। एक बार और देख ले, जब आप वस्तु को रखोगे कहां पे, जब आपने वस्तु को रख दिया एफ पर, मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं कि जब आपने वस्तु को रख दिया अनंत पे तो प्रतिबिंब इसका कहां बनेगा, एफ पर, और जब आपने वस्तु को रख दिया कहां पे, अनंत और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब बनेगा कहां पे, सी और एफ के बीच में, ठीक है, सी और एफ के बीच में बनेगा। और अगर आपने रख दिया कहां पे, सी पे, तो प्रतिबिंब भी सी पे बनेगा, और अगर आपने रख दिया वस्तु को सी और एफ के बीच में तो प्रतिबिंब इधर वाली साइड में आ जाएगा, यानी कि कहां बनेगा, अनंत और सी के बीच में। अगर प्रतिबिंब को आपने एफ पर रख दिया तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इनफिनिट पे या अनंत पे बनेगा। और अगर प्रतिबिंब आपने अगर आपने बिंब को, वस्तु को रख दिया एफ और पी, ये एक ऐसी हद हो गई कि आपने इस हद को पार कर दिया, ये एफ से आगे की ओर रखोगे तो प्रतिबिंब उल्टा बनने की बजाय सीधा बनेगा, और बनेगा किधर, ये दर्पण के सामने इधर वाली साइड में नहीं बनेगा, ये दर्पण के बैक साइड में बनेगा और प्रतिबिंब आभासी बनेगा। एक ही सिचुएशन में जब आपने एफ को पार कर दिया तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा इस सिचुएशन में, लेकिन एफ से इधर वाली साइड में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वो हमेशा वास्तविक बनता है। मैं आपको इसको समझाने के लिए यहाँ पे इमेज बना देता हूं, देखिए ये प्रतिबिंब बनेगा बिल्कुल बिंदुनुमा बनेगा, छोटा सा, जो आपको दिखाई भी नहीं देगा। कब, जब अनंत पे रखोगे, क्यों, अनंत पे प्रकाश की किरणें दर्पण तक पहुंच नहीं सकेगी, तो हो सकता है जो प्रतिबिंब बने वो बिल्कुल ही नगण्य बने। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे प्रतिबिंब इस वस्तु के आकार से सी और एफ के बीच में बनेगा, लेकिन वस्तु के आकार से क्या है, छोटा। देखो प्रतिबिंब यहाँ पे बिंदुनुमा है, यहाँ पे प्रतिबिंब के आकार से छोटा है प्रतिबिंब और उल्टा है, यहाँ पे भी वास्तविक है, यहाँ पे भी वास्तविक है।
अब आगे हम बात करेंगे कि प्रतिबिंब सी पे अगर रखोगे तो सी पे बनेगा, जितनी वस्तु की साइज है उतना ही बनेगा। ये जितनी वस्तु है उतनी साइज का सी पर ही बनेगा। हमने सी को क्रॉस करते ही प्रतिबिंब बड़े आकार के बनने शुरू हो जाएंगे और यहां पे प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु के आकार से थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, इस वस्तु के आकार से थोड़ा सा प्रतिबिंब क्या बनेगा, आवर्धित बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, और नेक्स्ट यहां पे एफ पर रखोगे तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा और यहां पे ये बिल्कुल दर्पण के पीछे की ओर प्रतिबिंब बनेगा। ये भी बहुत बड़ा और आभासी, ये डैश डैश से बनाया मैंने, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, तो इन बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये प्रतिबिंब कैसे है, ये सारे क्या है, ये प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। ये भी प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा प्रतिबिंब है। ये भी कैसा है, उल्टा प्रतिबिंब है। ये भी कैसा है, उल्टा प्रतिबिंब है। ये भी उल्टा प्रतिबिंब है। और ये क्या है, प्रतिबिंब कैसा है, सीधा। ठीक है, ये प्रतिबिंब वास्तविक है, ये प्रतिबिंब वास्तविक है और आकार में क्या है, छोटा, तो हम इसको आकार इसका कहेंगे बिंदु नुमा। ये भी वास्तविक है, वास्तविक को मैं वहां लिख देता हूं और ये क्या होगा, छोटा ही होगा। वस्तु से आकार में क्या हो जाएगा, ये छोटा। और ये क्या हो जाएगा, वास्तविक तो होगा ही पर बराबर साइज का होगा। और ये वास्तविक तो होगा ही लेकिन कैसा होगा, थोड़ा सा बड़ा। ये बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। और ये बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब और वास्तविक होगा। ये सीधा, आभासी यानी कि काल्पनिक और बहुत बड़ा होगा, आवर्धित होगा। ठीक है, आवर्धित या बहुत बहुत बड़ा इसी को कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। तो ये आपको अवतल दर्पण से किसी वस्तु को कितनी कितनी दूरी पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और उसके गुण कैसे, ये बात आपको मैंने बतानी थी। तो आप, मेरे को लग रहा है कि ये आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो तो आप इसको बार बार देखें और ये कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें। अब अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा और शॉर्ट समरी में समझाना चाहूं तो आप अपनी कॉपी में भी इसको नोट कर लें। तो देखिए इसको हम कैसे एक शॉर्ट फॉर्म में भी समझ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कर्व रेखाओं को बना के, या इसको समझने से पता चलेगा कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। देखिएगा, जी मान लेते हैं कि हमने जो इस टाइप से हमने वस्तु को रखा कहां पे, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पे। अगर इसका वाइस वर्सा देख लो, अगर हमने वस्तु को रखा एफ पर तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे। इसको याद रखने के लिए आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सीधी सी बात यह है कि अगर हमने वस्तु को रखा सी पे तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, सी पे बनेगा। ठीक है, अगर वस्तु को सी पे रखेंगे तो प्रतिबिंब सी पे बनेगा। नेक्स्ट अब अपने बात करते हैं कि अगर ये मान लो, देखो इस टाइप से देख, तो ये मान लो अनंत है, ये मान लो सी है और ये मान लो एफ है। हम इधर से इधर की हो जाए, हमने जब अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब कहां बना, इस पर, एफ पर। अगर हमने वस्तु को एफ पर रख दिया तो प्रतिबिंब कहां बन गया, यहां पे अनंत पे बन गया। अब हमने वस्तु को सी पे रखा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी पर ही बनेगा, बराबर बनेगा।
अब हम वस्तु को अगर अनंत और सी के बीच में रखें, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर वस्तु को अनंत और सी पे, मैं इधर से इधर की ओर जा रहा हूं, ये ध्यान रखना, वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखा, ये वस्तु ये बीच है, मैंने पहले बोला था इसको आप बीच मानो, आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि वस्तु को हमने कहा रखा अनंत और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में। देखो मैं इधर से चल रहा हूं तो सी को पहले लिख रहा हूं और एफ को बाद में, तो सी और एफ के बीच में क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब इसका उल्टा, अगर हमने सी और एफ के ऊपर वस्तु को रख दिया तो प्रतिबिंब बनेगा सी और अनंत के बीच में, या अनंत और सी के बीच में। इस बात का आप थोड़ा सा इल्म रखना। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने वस्तु को रख दिया एफ और पी के बीच में, तो कहां बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये जो चीज है आप अच्छी तरह से, ये मैंने समझाने के लिए बताया है, आप इसको यहां से मिटा लें और अच्छी तरह से समझ लें इसको, कि अनंत पे रखा तो एफ पर और एफ पर रखा तो अनंत पर, और अगर आपने सी पे रखा तो प्रतिबिंब सी पर बनेगा, और अगर आपने वस्तु को रख दिया अनंत और सी के बीच में तो प्रतिबिंब सी और एफ का बनेगा, और अगर वस्तु को रख दिया सी और एफ के बीच में तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और सी पर। अगर प्रतिबिंब को आपने एफ और पी के बीच में रख दिया तो दर्पण के पीछे बनेगा। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते सीधा बनता है, आवर्धित बनता है और आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंबों को प्यारे बच्चों पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। जो ये चलचित्र वगैरह आप देखते हो, जो पिक्चर्स वगैरह देखते हो, ये वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं जिनको आप पर्दे पर ले सकते हो और उनकी फोटो भी शूट कर सकते हो, और आप उनको अच्छी तरह से फ्यूचर में भी आप उसको चलचित्र के माध्यम से या कैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि आपको ये चीजें प्यारे बच्चों समझ में आ गई। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आवर्धन। तो आवर्धन किसे कहते हैं, मैग्निफिकेशन पे हमारा फोकस रहेगा। तो लेट्स गो, आज अब हम आवर्धन पर चलते हैं। आवर्धन सिर्फ हम अवतल दर्पण के लिए नहीं करेंगे, आवर्धन हम दोनों लेंसों दर्पणों के लिए करेंगे, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो। तो देखिएगा, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो है हमारा आवर्धन। इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। आवर्धन, आवर्धन का मतलब क्या होता है कि जब किसी वस्तु को किसी लेंस या दर्पण की सहायता से देखें और उसका आकार बड़ा हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे कि वस्तु का क्या हो गया, आवर्धन। तो आवर्धन के अंदर इसको हम m से डिनोट करेंगे, स्मॉल m से। तो आवर्धन क्या होता है कि m को अगर, आवर्धन को अगर मैं लिखूं, आवर्धन m को, तो इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो -m और एक +m। जब -m होगा तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान रखना। और अगर +m आता है, उत्तर m का अगर प्लस में आता है तो हम कहेंगे कि आभासी प्रतिबिंब होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा उसके लिए -m होगा, और आभासी प्रतिबिंब होगा उसके लिए +m होगा। ठीक है, तो इन चीजों का आप थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिए, इसमें 3 कंडीशंस हो सकती है, और ये -m तो अधिकतर किसके लिए आता है, ये तो अवतल दर्पण के लिए ही आता है। ठीक है,
हम दर्पणों की बात कर रहे हैं, लेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो अवतल दर्पण के लिए ही -m आता है, और -m वास्तविक होगा और क्या होगा, उल्टा होगा। क्योंकि नीचे की ओर हमने जो बात की थी, अगर नीचे की ओर प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो उसके लिए हम माइनस चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे। अगर आभासी बनता सीधा बनता है तो उसके लिए हम उस लाइन से ऊपर की ओर बनता है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बनता है, तो हम उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, प्लस, उसके लिए प्लस साइन का हम प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कंडीशंस की। तो यहाँ पे कंडीशन में 3 कंडीशंस ले रहा हूं, आप थोड़ा इसको ध्यान से समझें कि 3 कंडीशंस में कौन कौन से ले रहा हूं। पहली कंडीशंस तो ये ले रहा हूं मैं कि जो v होगा अगर बड़ा हो u से। दूसरी कंडीशन में ले रहा हूं कि v और u क्या हो, बराबर हो। तीसरी कंडीशन ले रहा हूं कि v छोटा हो u से, यानी कि u ज्यादा हो। तो इस सिचुएशन में क्या है कि v जो है, यहां पे तो देखें तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आकार का बनेगा, वस्तु के क्या बनेगा, आकार का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और अगर बात करें हम कि यहां पे v बड़ा ज्यादा है और u छोटा है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आवर्धित बनेगा। आवर्धित का मतलब बड़ा बनेगा, आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा। और यहां पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन बनेंगे सारे के सारे कैसे, वास्तविक प्रतिबिंब बने, ये यहां पे ध्यान रखना। अब बात आती है यहां पे, और मैं इस कंडीशन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूं कि ये बात हम 2 चीजों के लिए करेंगे। पहले तो अवतल दर्पण हो तो उसके लिए, और दूसरा उत्तल दर्पण के लिए। तो इस पॉइंट्स को गाइस आप थोड़ा सा ध्यान से समझें कि अवतल दर्पण में क्या कंडीशन हो सकती है। अवतल दर्पण में कंडीशन हो सकती है कि जो v है ये u से क्या हो, बड़ी हो, v बड़ा हो u से। और उत्तल इस कंडीशन के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा, ये ध्यान रखना। और ये सिचुएशन कब थी, जब हमने अवतल दर्पण पर वस्तु को F और P के बीच में रखा। यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, ये ध्यान रख लेना चाहिए। लेकिन उत्तल दर्पण के लिए ये कंडीशन लागू नहीं होगी, v ज्यादा नहीं होगा, v क्या होगा उसके लिए छोटा, और u क्या हो सकता है, u तो कितना ही बड़ा हो सकता है उससे, लेकिन उससे बड़ा होगा, ठीक है। कहने का मतलब उत्तल दर्पण के, ये उत्तल दर्पण है, यहां पे वस्तु चाहे कितनी दूरी पर ही हो, ये जो है u ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां पे ही छोटा सा बनेगा, डैश डैश करके। तो ये P से ये जो दूरी है वो v होगी, ये तो छोटी होगी ना, ये छोटी है दूरी, लेकिन प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। तो प्रतिबिंब छोटा होगा किसमें, उत्तल दर्पण में। कैसा होगा, सीधा होगा, और कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। इस चीज को आप थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। ये कंडीशन भी थोड़ी सी मैं समझा ही देता हूं यहाँ पे, इस कंडीशन को भी मैं बताना चाहता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ज्यादातर बच्चों की ये बात समझ में नहीं आती। तो देखिएगा, ये बात इस टाइप से समझा रहा हूं मैं, ये अवतल दर्पण है। जब ये और ये चीज दोनों बराबर होगी, यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों ही क्या है, ये u और ये v बराबर है, ये कंडीशन। तो
प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा भाई, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिबिंब नीचे की ओर है तो वास्तविक होगा। नेक्स्ट बात, अगर मैं बात करूं इसको, वस्तु को मैं यहां खिसका दूं पास में, तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब जब बड़ा बनेगा तो थोड़ा दूरी बनेगा इधर वाली साइड में, सी से तो इधर वाली साइड में प्रतिबिंब बड़े बनेंगे। तो ये जो दूरी है वो v होगी और ये जो दूरी है वो u होगी। आप देख लो ये कंडीशन, v क्या हो जाएगा बड़ा, ये नीचे वाला देखो बड़ा, ये दूर दर्पण से दूर बनेगा, और u क्या हो जाएगा छोटा। और अगर ऐसे हो कि यहां पे देखो आप कि u वस्तु बहुत दूर रखी है, ये u बहुत ज्यादा है, ये u ज्यादा कर रहा है, और तो प्रतिबिंब जो है वो छोटा सा बनेगा और ये जो है v कम होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छी तरह से पॉइंट समझ में आ गया लगता है। तो इन बातों का आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। अब हम दो सूत्रों की बात करना चाहते हैं। यहाँ पे लास्ट हमारे रह गए दो सूत्र की, आपके जो आंकिक प्रश्न है, इसके आगे हम आंकिक प्रश्न करेंगे। पहले हम करेंगे अवतल दर्पण से संबंधित जितने भी आवर्धन के और दर्पण सूत्र से संबंधित जो प्रश्न है उनको करेंगे, और उसके बाद में हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की। तो देखिएगा, अब बात करते हैं हम कि दर्पण सूत्र क्या होता है और आपके आवर्धन सूत्र क्या होता है। तो लेंस के सूत्र और दर्पण के सूत्र को मैं साथ साथ में आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं। आपको लेंस के जो लेंस का पार्ट करेंगे तब भी बता देंगे, उससे पहले भी मैं आपको रिवाइज करवाता रहूंगा ताकि आपको साथ साथ में क्लियर होता है। तो देखिए गाइस कि देखिए अब इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात करेंगे दर्पण सूत्र की। तो दर्पण सूत्र को समझाने से पहले मैं आपको इसका एक बार चित्र बना के अच्छी तरह समझा देता हूं कि ये मान लो क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण पे ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के बाद में ये पोल है, उसके बाद में हमने वस्तु को मान लो यहाँ पे वस्तु को रख दिया, ये वस्तु रखी है, तो वस्तु से ये जो दूरी है वो u है, और आपको पता है u यहां से नापेंगे, इधर वाली साइड से नापेंगे तो u क्या हो जाएगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। यहां से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के सामने गई, बिल्कुल समांतर गई, समांतर जाने के बाद में ये जिस बिंदु से टकरा के गुजरी उसको हम कैपिटल एस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। दूसरी मान लो प्रकाश की किरण ऐसे गई यहाँ पे, और टकराने के बाद में जितने डिग्री एंगल से आप हुई उतने डिग्री से मान लो ये परावर्तित हो गई। तो जहां पे ये परावर्तित हुई, दोनों प्रकाश की किरणें मिली, वहां पे प्रतिबिंब बन गया, मान लो ये प्रतिबिंब बन गया। ये जो दूरी है वो v है, तो v को भी हम p से नापेंगे इधर वाली साइड में, तो v क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव। और f और p के बीच की दूरी स्मॉल f है, तो ये भी नेगेटिव होगी क्योंकि नापना तो हमें p से लेके ही है। इससे इधर वाली साइड में चलते क्या हो जाएगा, सारा मामला नेगेटिव का हो जाएगा। इससे आगे वाली साइड में पॉजिटिव होता है। वो पॉजिटिव किसके लिए होता है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि वो किसका मान होगा, f का मान तो ऑलवेज, u और f का तो मान ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव। क्योंकि आपको अवतल दर्पण में वस्तु को तो इधर वाली साइड में रखना पड़ेगा, पीछे की ओर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। हम दर्पण के पीछे की ओर देखेंगे तो हमें अपना चेहरा नहीं दिखेगा, तो वस्तु को तो हमें आगे ही रखना पड़ेगा। तो u इज ऑलवेज फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए u क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए नेगेटिव ही होगा। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं अब इसका फार्मूला बना रहा हूं, इसका फार्मूला सारी की सारी चीजें नेगेटिव ही आ रहे हैं, तो हम इसको नेगेटिव ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एफ भी नेगेटिव है, एक बटा वी भी नेगेटिव है, और प्लस यहाँ पे ये u भी नेगेटिव है। तो इस u और इस प्लस और इसको करेंगे तो हम यहाँ पे भी नेगेटिव, तो सारी चीजें अगर ये माइनस यहाँ पे भी नेगेटिव कर दे, यहाँ पे सारी चीजें नेगेटिव आ रही है, तब नेगेटिव आ रही है तो हम इसको अच्छी तरह से कैलकुलेट करके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये चीज हम पॉजिटिव में लिख दें। तो ये जो है
सारी चीजें अब पॉजिटिव में आ गई। तो ये जो सूत्र है, ये दर्पण सूत्र है, इसको याद करने का एक तरीका है कि ये प्लस है, देयरफॉर धनात्मक और देयरफॉर दर्पण। इसको याद रखने का एक थोड़ा सा सिंबल है कि आप देयरफॉर दर्पण और देयरफॉर धनात्मक, ये मिलते जुलते से है, इसलिए इसको याद करने का तरीका है। अब यहीं पे मैं लेंस का फार्मूला, ये तो दर्पण सूत्र है, ये तो हम लिखेंगे किसका सूत्र है, दर्पण सूत्र। लेंस सूत्र के लिए बिल्कुल इसके तरह ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहां पे लेस आएगा, लेस और लेंस। इसको सिमिलर याद रखने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे माइनस को लेस घटाव कहेंगे, तो लेंस के लिए लेस होगा। ये लेंस सूत्र है, ये क्या है यहाँ पे अपना लेंस सूत्र है, ठीक है, ये लेंस सूत्र है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहीं पे ही आवर्धन सूत्र की। तो आवर्धन सूत्र को लिखने के लिए मैं यहाँ पे ये चित्र में मिटा रहा हूं एक बार। आवर्धन सूत्र को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, ये आवर्धन का सूत्र है और H डैश है और H है, यानी कि H डैश H का मतलब क्या है, प्रतिबिंब की हाइट, हाइट ऑफ इमेज, और दूसरा क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, ठीक है। और इसी को इस सिमिलरिटी में लिख सकते हैं हम, यहाँ पे m बराबर H डैश द्वारा लिख रहा हूं मैं, और माइनस v अपॉन में u। ये माइनस लगाएंगे हम किसके लिए, दर्पण के लिए। ये थोड़ा ध्यान रखना आपको, यहाँ पे ये चीज आपको याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। या आप इसको यहाँ पे प्लस लगा रहे हो तो आप ध्यान रख लेना कि इसका उल्टा आप m आवर्धन वाले सूत्र लगाएंगे। नेक्स्ट, ये तो है दर्पण के लिए, लेकिन अगर हम बात करें लेंस के लिए, तो लेंस के लिए आ जाएगा आपका v अपॉन में u। अगर लेंस लेते हैं तो यहाँ पे प्लस लगेगा। तो इन फार्मूलों, इन चार फार्मूल्स की बहुत ज्यादा इसमें वैल्यू होती है, और प्लस माइनस की इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो बच्चों, आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम इससे संबंधित काफी आवर्तन दर्पण से संबंधित काफी क्वेश्चंस करेंगे, तब आपके डाउट फिर और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है अपना अवतल दर्पण का टॉपिक जो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट के अंदर हम कल करेंगे इसके कि इसके क्वेश्चंस पर कितने क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं राजेश कल्याण आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। तो आप सारे बच्चों को मेरी ओर से शुभकामनाएं, और आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। ज़्यादा न कुछ कहते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार